दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अब आधा चुनावी अभियान पूरा हो चुका। आधे से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी और इस वोटिंग को देखकर, इस पूरे चुनाव अभियान के आधे सफर को देखते हुए अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान पस्त होता हुआ दिख रहा है। नरेंद्र मोदी की चुनावी नाव बीच मझधार में फंस गई है। अमित शाह की चाणक्य नीति काम नहीं आ रही है और सब नीति के ऊपर, चाहे वो चाणक्य नीति हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी का मैजिक हो, वो सब का सब 3 चरण में धाराशायी होता हुआ दिख रहा है। अब तक तो आप यही सुन रहे थे कि कर्नाटक में जब से अमूल वर्सेस नंदिनी विवाद हुआ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां जनमत हो गया। आपने ये सुना कि गुवाहाटी मॉडल के बाद, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों को तोड़े जाने के बाद महाराष्ट्र खिलाफ हो गया। लेकिन किसने सोचा था कि पूरब भी खिलाफ हो जाएगा? किसने सोचा था कि बिहार और बंगाल भी खिलाफ हो जाएगा? किसने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में भी 2014 और 19 की तरह अपेक्षित सफलता नहीं मिलने जा रही है? लेकिन यह सब कुछ अब तक 3 फेज में साफ हो चुका है। समाज के अलग अलग सेक्शन, चाहे वो किसान हो, रोजगार मांगने वाले नौजवान हो, सरकारी कर्मचारी जिन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए वो हो, एमएसपी गारंटी की मांग हो, इसके साथ साथ आदिवासियों और दलितों का मुद्दा हो, जाति जनगणना का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें नरेंद्र मोदी का फैक्टर पूरी तरह से धाराशायी दिख रहा है। ब्रांड मोदी इस चुनाव में किसी ने देखा नहीं और 3 चरण में जब आधा चुनाव बीत गया तो उसकी 2 फिसलन साफ नजर आई। आज एक तरफ हरियाणा की सत्ता फिसल रही है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान फिसल रही है। फिसलने की होड़ लगी है कि कौन पहले फिसलता है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने आज समर्थन वापस ले लिया, भाजपा की नायब सैनिक सरकार से समर्थन वापस ले लिया और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ छोड़ने के बाद यह दूसरा झटका लगा है बीजेपी को। अब वो सरकार अल्पमत में है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का जनमत अल्पमत के लायक भी रह गया है? क्योंकि यदि जनमत अल्पमत के लायक भी रहा होता तो प्रधानमंत्री की जुबान नहीं फिसलती। क्या बात बोली है आज उन्होंने? कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा सकती है। अब ये बाबरी ताला क्या होता है? अलग अलग ब्रांड के ताले मैंने देखे हैं, बाबरी ताला मैंने नहीं देखा है। आप में से किसी ने देखा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये बाबरी ताला क्या होता है। इस तरह की बात प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो इस तरह की बात पर राजीव कुमार का आयोग चुप्पी साध कर क्यों बैठा है? क्या प्रधानमंत्री संविधान से ऊपर है? क्या देश के प्रधानमंत्री बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए संविधान से खुद को ऊपर मानते हैं? यह सवाल सिर्फ दलित समाज के लिए ही नहीं है, यह सवाल इस देश में लोकतंत्र की चिंता करने वाले हर व्यक्ति के लिए। प्रधानमंत्री की दूसरी भाषा, आज की भाषा, जुबान फिसलने का दूसरा उदाहरण, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो भारत की क्रिकेट टीम में मुसलमान खेलेंगे। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। वही प्रधानमंत्री जो चंद दिनों पहले अमरोहा में जाकर मोहम्मद शमी की तारीफ कर रहे थे, वो मोहम्मद शमी जिन्होंने वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाया था, और आज कह रहे हैं क्रिकेट टीम में मुसलमान खेलेंगे। क्या क्रिकेट टीम में कोई मुसलमान नहीं खेल सकता? क्या क्रिकेट टीम में कोई हिंदू नहीं खेल सकता? क्या क्रिकेट टीम में कोई सिख नहीं खेल सकता? दरअसल ये सत्ता की हताशा है। दरअसल ये चुनाव परिणामों के अपेक्षित ना होने की वजह से प्रधानमंत्री की हताशा है। और आज जब 3rd फेज के इलेक्शन के रुझान दिखने लगे तो उस रुझान ने चारों तरफ इस हताशा के बादल को और ज्यादा गहरा कर दिया। घने काले बादल, हताशा के बादल बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर हावी होने लगे। और जब हताशा के बादल हावी होते हैं तो राजनेताओं की जुबान फिसलनी शुरू होती है। किसकी गिनती आप करेंगे जुबान फिसलने की? तेजस्वी यादव जब 2020 में नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दे रहे थे, सत्ता फिसलने के कगार पर आ गई थी,
उस वक्त नीतीश कुमार की जुबान किस तरह फिसल रही थी, याद कीजिए। आज नरेंद्र मोदी की जुबान कैसे फिसल रही है। अब चुनाव में राम मंदिर को लेकर के आए, भगवान राम को याद कर रहे हैं। इसके पहले सीरियल वाले राम, रामानंद सागर के सीरियल वाले राम को याद किया, वो भी मेरठ में कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली को याद किया, लेकिन बजरंग बली का गदा भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर ही पड़ गया। बीजेपी की सत्ता वहां छिन गई थी। तो क्या अब दिल्ली की सत्ता छीनने जा रही है? और जब सत्ता छीनने के कगार पर है, तो एक तरफ हरियाणा में तो निर्दलीय इस डूबती नाव से, जैसे डूबती कश्ती से चूहे कूदते हैं, उस तरह से हरियाणा में सहयोगी विधायक कूद रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है, तो उससे कूदकर भागने में ही भलाई है, इसलिए वो भाग रहे हैं। बाकायदा कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। सरकार वहां कितने दिन टिकेगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हालात तो हरियाणा से बाहर निकल करके देखिए तब ज्यादा समझ में आता है। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों के हालात बीजेपी के अनुकूल नहीं है। इन चारों में एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में हो। 2 सीटें तो ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में ही नहीं है, वहां सीपीएम कांग्रेस गठबंधन बनाम टीएमसी का मुकाबला हो रहा है। बिहार की स्थिति की बात करें, जिन 5 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, इन 5 सीटों में सभी 5 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार के हालात में 2 से 3 सीटें फिसल भी सकती हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से लेकर संभल तक कई इलाकों में 10 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, वो वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है। जो अलग अलग फुटेज आई है, जो आरोप लग रहा है कि संभल में किसी समुदाय विशेष के मतदाताओं को स्थानीय प्रशासन वोट डालने में, वोटिंग को धीमा करने में या बूथ से भगाने में कथित रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहा था, ये दरअसल उस हताशा का परिणाम है। आज की तारीख में चुनाव वो नहीं रह गया है कि उसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे, पोलराइजेशन के सहारे, कपड़ों से किसी की पहचान करते हुए वोटर्स को प्रभावित किया जा सके या वोट डालने से रोका जा सके। आज की हकीकत तो यही है कि आज के दौर में वर्गों के आधार पर वोटर्स अपनी वोटिंग प्राथमिकताएं तय कर रहा है। नौजवानों को रोजगार चाहिए, उन्हें पता है कि राम मंदिर, बाबरी ताले जैसे दुष्प्रचार और झूठे प्रचार, इन सब चीजों से उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। आज नौजवानों को पता है कि क्रिकेट टीम में आरक्षण की बात प्रधानमंत्री करें, मुसलमानों को भरने की बात करें, इस तरह के झूठे प्रचार से किसानों को कोई एमएसपी गारंटी न तो मिलेगी और न ही नौजवानों को रोजगार मिलेगा, न ही वैकेंसी आएगी। उन्हें मिलेगा तो भगवा पट्टा मिलेगा कि बेरोजगारी के आलम में 5 किलो राशन लेकर और फिर उसके बाद बाइक में तेल भरवाकर सांप्रदायिक नारे लगाने की बुनियाद तैयार करने का मौका मिलेगा। अब इसे नौजवान समझ चुका है, किसान समझ चुका है, महिलाएं समझ चुकी है। हरियाणा में जो 3 विधायक गए हैं वो जनमत के दबाव में गए, दुष्यंत चौटाला गए वो जनमत के दबाव में गए, क्योंकि जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े किसी भी पार्टी या दल को या व्यक्ति को उस राज्य में पसंद नहीं कर रहा है। यही स्थिति बिहार में होती जा रही है, यही स्थिति बंगाल में है। आज छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव हुआ, वहां भी 1 से 2 सीटों का डेंट लग सकता है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, दिग्विजय सिंह के बारे में खबर है कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच गए हैं और दिग्विजय सिंह जीतकर दिल्ली आते हैं तो सबसे बड़ा खुलासा आज मैं आपके सामने कर दूं कि जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, अगर दिग्विजय सिंह जीतकर संसद पहुंचे तो दिग्विजय सिंह के संसद पहुंचने के बाद यह साफ दिखाई दे रहा है कि अमित शाह की जगह दिग्विजय सिंह आ सकते हैं। जांच एजेंसियों को जो अमित शाह के कथित इशारे पर काम करती है, उन्हें 4 जून के बाद बनने वाली सरकार में दिग्विजय सिंह के इशारे पर काम करना पड़ सकता है। अभी से जांच एजेंसियां सतर्क हो जाए। अब तक तो केजरीवाल को अंदर डाला गया, हेमंत सोरेन को अंदर भेजा गया, अब आगे उन्हें किस किस को अंदर भेजना पड़ सकता है, इसकी लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि दिग्विजय सिंह से पूछकर तैयार करनी पड़े। मध्य प्रदेश का चुनाव इसी दिशा में दिख रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी को
अभी भी सीटें कम होने के बावजूद बढ़त जरूर है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने अब माहौल बदल दिया हो मध्य प्रदेश में और बढ़त मिल गई हो। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, एक तरफा बढ़त है, लेकिन 3 से 4 सीटों का नुकसान भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की तो पूछिए ही मत। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुलेगा या नहीं खुलेगा। आज की 11 सीटों की वोटिंग की बात करें तो वहां भी हालात उसके बहुत अनुकूल नहीं है। यही स्थिति नॉर्थ कर्नाटका के 14 सीटों की है। येदियुरप्पा कितने खुश हुए, और कितने खुश येदियुरप्पा हुए, और कितने खुश उनके समर्थक हुए, और कितने खुश कर्नाटका के लोग हुए। भारतीय जनता पार्टी के साथ अब उनकी कोई नजदीकी दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार से एक तरफा जनमत भाजपा के समर्थन में 2019 में दिया था कर्नाटक ने, उसी प्रकार से भाजपा के विरोध में एक तरफा जनमत की उम्मीद वहां कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है। रही बात गुजरात की, अभी मैंने बताया आपको कि गुजरात में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ सकती है, लेकिन सीटें भी कम हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है, बड़ी संख्या में फिर जीत कर आ सकती है, सीटें कम हो सकती है। और गुजरात और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी भी माहौल है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? उसका मतलब साफ निकलता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश से जितनी सीटें एनडीए को मिलेंगी, यानी बीजेपी को मिलेंगी, उससे कहीं ज्यादा सीटें तो तमिलनाडु और कर्नाटक मिलकर इंडिया गठबंधन को दे रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के को जितनी सीटें मिलेंगी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, हरियाणा में 10 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का जवाब तो हरियाणा दे रहा है। ठीक इसी तरह से कुछ दूसरे बीजेपी के गढ़ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के हालात, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी 40-45 भी जीतती है तो उससे 1.5 गुना ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र और बंगाल मिलाकर के जीतने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के पास बढ़त लायक राज्य कहां बचे अब? और 3 चरणों के चुनाव के बाद, और बहुत साफ साफ कहा जाए, जब आधा चुनावी सफर पूरा हो चुका, उसके बाद जिस प्रकार से वोटिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है, बहुत साफ साफ कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से सिर्फ 50 सीटों की दूरी पर है। अब सिर्फ 50 सीटों की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो कह सकते हैं कि 90 से 95 सीटों की जरूरत अभी भी इंडिया गठबंधन को सत्ता में आने के लिए है। लेकिन इन 90 से 95 सीटों में 50 सीटों का गड्ढा कांग्रेस पार्टी को अभी और भरना है। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, यानी पश्चिम भारत में महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, बंगाल, कुछ हद तक बिहार, इन सारे इलाकों में जिस प्रकार से अब तक वोटिंग हुई है, जिन इलाकों में, साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गड्ढा और बड़ा होता जा रहा है। इतना बड़ा गड्ढा हो रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी के लिए कोई संभावना बचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज 94 सीटों पर वोटिंग होनी थी, एक सीट सूरत की, वहां निर्विरोध चुनाव हो गया। 93 पर वोटिंग हुई। क्या हुआ 93 पे वोटिंग के बाद? किस राज्य की शुरुआत करें, कहां से बात करें? एक एक राज्य मैंने गिना दिए। गुजरात का चुनाव खत्म हो चुका, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव हो चुका, कुल जमा अब तक 26 सीटों पर यूपी में चुनाव हो चुका, यानी 1/3 उत्तर प्रदेश निकल चुका। बिहार में 14 सीटें आज की निकल चुकी चुनाव में, 40 में 14 सीटों पर चुनाव हो चुका। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में और दुश्वारियां बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार कब तक बीजेपी के साथ रहेंगे, ये अब साफ साफ दिख रहा है कि बहुत लंबा वक्त नहीं है जब नीतीश कुमार अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करें। झारखंड की परिस्थितियां बीजेपी के बहुत अनुकूल दिखाई नहीं दे रही है। रही बात तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, वो कब बीजेपी के साथ थे कि अब बीजेपी के साथ रहेंगे। 4 सीटें तेलंगाना में मिल गई थी, क्या इस बार खाता खोलने की स्थिति है? क्या रेवंत रेड्डी खाता खोलने देंगे? क्या के कविता की गिरफ्तारी वहां महिला आत्मसम्मान से जब जुड़ गई है तो क्या वो बीजेपी के लिए खाता खोलने लायक हालात बना रही है? दिखाई तो नहीं देता, साफ दिखाई नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बचा हुआ है। बीजेपी का चुनाव सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की, कह सकते हैं कि 40-45 सीटों पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की अधिकांश सीटों पर, राजस्थान की तकरीबन आधी सीटों पर,
छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों पर, झारखंड की कुछ सीटों पर और बिहार में सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की तरह जितनी सीटें उसे मिल जाए उस पर निर्भर है। हिमंता बिस्व शर्मा बहुत बड़ा चुनावी गड्ढा नहीं भर सकते। और ये बात अब नरेंद्र मोदी को पता है, ये बात अब अमित शाह को पता है, ये बात अब नागपुर में बैठे हुए संघ के बड़े बड़े सूरमाओं को पता है, और ये बात अब बीजेपी के कैडर को पता है कि आखिर जिस सत्ता ने 10 साल उन्हें पूछा तक नहीं, जिन कैडर्स को, चाहे वो बीजेपी के हों या संघ के हों, अब उनकी आजादी का वक्त आ गया। सवाल यही है कि कांग्रेस को जब 50 सीटों की और जरूरत है तो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को बचे हुए 4 चरणों में, 4 फेज के चुनाव में इन 50 सीटों को कैसे हासिल करना है, इस पर इन दोनों को मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यही 50 सीटें तय करेंगी कि मोदी तो छोड़िए, गडकरी, राजनाथ भी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकते। कांग्रेस ने बचे हुए 4 फेज में 50 सीटों का गड्ढा भर लिया तो तय मानिए कि न सिर्फ मोदी शाह के हाथ से सत्ता छूटेगी, न सिर्फ गुजरात लॉबी का झोला उठ जाएगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा नेता भी किसी गठबंधन सरकार बनाने का सपना नहीं देख पाएगा। विपक्षी बेंच ही लोकसभा के अंदर एकमात्र विकल्प होगा बीजेपी का। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल बचे हुए चरण में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की तैयारी में, चाहे बात दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बात झारखंड में जेएमएम की हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी की, चाहे बात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कुछ सीटों पर सीपीएम की हो, चाहे बात राष्ट्रीय जनता दल के बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल की तरफ जब चुनाव बढ़ता जा रहा हो तो उस परिस्थिति में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के पूरे कुनबे की हो, और चाहे बात दूसरे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की हो। अगर कांग्रेस पार्टी ने बचे हुए चरण में 50 सीटें और हासिल कर ली तो उन्हें नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, इन दोनों की बाट भी नहीं जोहनी पड़ेगी। 272 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन आसानी से छू लेगा। अब सत्ता करीब आ चुकी है और सत्ता इंडिया गठबंधन के ज्यों-ज्यों करीब होती जा रही है त्यों-त्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान सांप्रदायिक होती जा रही है। हिंदू मुसलमान जैसे शब्द भाजपा के नेताओं की डिक्शनरी से निकलकर अब माइक तक, चुनावी सभाओं तक पहुंचने लगे हैं। और आज भी इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं कि तमाम भाजपा के शीर्ष नेताओं की बात आप करें, बचे हुए चरण में आप देख लीजिए, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, इन सब वर्ड को निकाल दिया जाए तो भाजपा के नेता 120 सेकंड भाषण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर भाषण देने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ पैर कांपते हैं। महंगाई के मुद्दे पर बोलने में महंगाई का मन नहीं निकलता, मणिपुर का मन नहीं निकलता बीजेपी के लोगों के मुंह से। और इन सब से आगे जाकर बात करें तो किसानों की एमएसपी गारंटी, और किसानों पर तो खैर कुछ बोल ही नहीं सकते। तो ना तो नौजवानों के रोजगार पर बोल सकते हैं, ना सरकारी कर्मचारियों को कोई पेंशन का झांसा दे सकते हैं क्योंकि लोग 10 साल देख चुके, और ना ही किसानों को कुछ कह सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देने के बाद महिला सुरक्षा की बात तो जुबान पे ला ही नहीं सकते। मंगलसूत्र वाला अभियान पूरी तरह से बिखर कर रह गया। और राहुल गांधी ने जिस तरह से माहौल को बदला, बेशक कांग्रेस पार्टी उस माहौल का, उस अनुपात में फायदा उठाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन तो उठा रही है। इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी के द्वारा बनाए गए माहौल का और अगले संभावित प्रधानमंत्री, दलित नेता, देश के संभवतः अगले दलित प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत करने के लिए बचे हुए 4 फेज में इस देश की जनता कितनी तैयार है, यह कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों पर और इंडिया गठबंधन के बीच समन्वय की स्थिति पर निर्भर करता है। चुनावी जज्बे को देखना हो तो तेजस्वी यादव को देखिए, जिस प्रकार से एमआरआई स्कैन के बाद लंगड़ाते हुए किसी प्रकार से किसी के कंधे पर हाथ रखकर व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करने की जो नौबत आती दिख रही है, वो करने के लिए तैयार है। तो ये जज्बा पूरे इंडिया गठबंधन को बचे हुए चरण में दिखाना होगा, क्योंकि सत्ता अब उनसे चंद कदम दूर है। देखते हैं और कितनी जुबान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिसलती है, और कैसी भाषा अमित शाह बोलते हैं, और जेपी नड्डा साहब क्या क्या बोलते हैं, और किस प्रकार से भाजपा शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण वाला प्रशासन किस प्रकार से वोटर्स के साथ सलूक करता हुआ नजर आता है। लोकतंत्र में जनता के हाथ में सब कुछ है, और जनता के हाथ में जब बाजी चली गई है तो रोजगार पर बात करने की बजाय, महंगाई और किसान पर बात करने की बजाय, महिला सुरक्षा और पर्यावरण पर बात करने की बजाय क्रिकेट टीम में मुसलमान को रख लेंगे, राम मंदिर में बाबरी ताला लगा देंगे। इस तरह के झूठे और दुष्प्रचार पर जब व्यक्ति चला जाए तो इसे आप सिर्फ और सिर्फ हताशा और निराशा का परिणाम मान सकते हैं। और हताशा और निराशा अभी 3 चरणों में जब इतनी है, 3 फेज के इलेक्शन में इतनी है, तो बचे हुए 4 फेज में ये कहां तक जाएगी, इसकी कल्पना आप खुद कीजिए। ये मैं आप पर छोड़ देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।